हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एएनटी वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो सेशन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो कंटेंट को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा और आपके जो लॉजिक बिल्डअप कैपेसिटी है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप ये सीख पाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग भाषा में कौन कौन से कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। यह जो वीडियो जो सीरीज़ है ये आपको, अगर आप किसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उनका आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है, वो भी हम इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो ट्रिक आप इसमें सिखाएंगे। तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो लेसन की। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स से संबंधित क्वेश्चन और उनके आंसर्स पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद। स्टूडेंट्स, पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। यहाँ पर ये जो वेरिएबल शब्द जो काम में लिया गया है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कि सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद। तो स्टूडेंट्स, वेरिएबल क्या होते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी में जब सी प्रोग्रामिंग की भाषा से डेटा को स्टोर किया जाता है। अब आप इसको यूँ समझिए कि कीबोर्ड से यूजर ने दो इनपुट किए, न्यूमेरिक के दो इनपुट किए, ठीक है, तो दो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएंगे। लेकिन उस दो को एक्सेस करने के लिए उसको एक सांकेतिक नाम दिया जाता है जिसे वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो ये वेरिएबल एक सांकेतिक नाम होता है डेटा का, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है, ठीक है। तो अब जब वेरिएबल बनाए जाते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो उसके कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों में से एक प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद, कि एक सी का वेरिएबल, सी भाषा में बनाया गया वेरिएबल जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। यानी कि सी भाषा का जो वेरिएबल है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो निम्न में से कोई एक नहीं हो सकता: नंबर, अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर और नन ऑफ दिस। तो यानी कि सी भाषा का वेरिएबल एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं हो सकता, कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता, या इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि ये तीनों ही विकल्प गलत हैं, कुछ और आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एक सी भाषा का वेरिएबल केवल और केवल अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट हो सकता है। अल्फ़ाबेट का मतलब ए से लेकर जेड तक, चाहे वो स्मॉल में हो, ए से लेकर जेड तक चाहे वो कैपिटल लेटर्स में हो, से ही स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको यूँ समझिए, इस प्रश्न को यूँ समझिए कि आपको दो संख्याओं को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? दो वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है, और एक वेरिएबल वो लेंगे जिसमें कैलकुलेशन करने के पश्चात वैल्यू आएगी। तो आपने ले लिए ए बी सी, ठीक है ना। यानी कि आप ए ले सकते हैं, ठीक है, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं ले सकते 1 या 2 या 3, ऐसे नहीं ले सकते। आप ऐसे भी नहीं ले सकते 1A, है ना, ऐसे भी नहीं ले सकते। आपको लेना है तो A1, A2 इस तरह से ले सकते हैं। तो यानी कि अभी हमने क्या देखा, यानी कि मैंने बताया ना, 1A नहीं ले सकते, 2A नहीं ले सकते। यानी कि क्या हुआ, अब आप देखिए, इन सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें न्यूमेरिक से, यानी कि नंबर से हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, हम अल्फ़ाबेट से या कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैन नॉट यानी कि नहीं कर सकते, तो इसका सही आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? नंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि एक सी भाषा का वेरिएबल जो आप बनाते हैं, एक सांकेतिक नाम देते हैं उस डेटा को, तो वो किससे स्टार्ट नहीं हो सकता? तो एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हमारा दूसरा प्रश्न है, इन सी एवरी वेरिएबल हैज,
सी भाषा के वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो सी भाषा का वेरिएबल रखता है? वेरिएबल मैंने भी पिछले प्रश्न में बताया था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल आप यूँ समझिए, आपको कंप्यूटर की मेन मेमोरी में 2 को स्टोर करना है, तो आप कंप्यूटर की मेन मेमोरी में 2 तो स्टोर कर देंगे, किसी भी तरह से कर दीजिए। मान लीजिए आपने प्रोग्रामिंग ऐसे कुछ बनाई, लेकिन उसको एक्सेस कैसे करोगे? तो आप उसको ऐसे ही तो एक्सेस करोगे ना, a बराबर 2, यानी कि a के अंदर क्या रखे हुए हैं? 2 रखे हुए हैं, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में जाकर स्टोर है। तो यानी कि इस 2 की पहचान हम कैसे कर रहे हैं? हम इस 2 की पहचान ऐसे कर रहे हैं। तो इस a को क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल, ठीक है। तो इन सी एवरी वेरिएबल हैज टाइप, नेम और वैल्यू या ऑल ऑफ द अबव। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप से मतलब यहाँ पे ये है कि ए के अंदर जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 2.2 भी हो सकता है ना स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो ए नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर कोई नाम भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डेटा अलग अलग टाइप का है। एक डेटा तो ऐसा है जो केवल 2 ही है, एक डेटा ऐसा है जिसमें दशमलव भी आ रहा है, एक डेटा ऐसा है जिसमें कुछ स्ट्रिंग यानी कि कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं। यानी कि अलग अलग टाइप का डेटा होता है, कोई ये जो है आपका वेरिएबल रख सकता है। तो यानी कि प्रत्येक सी वेरिएबल का कोई ना कोई टाइप तो होता ज़रूर है। नेम की हम बात कर रहे हैं तो ए क्या है? नाम ही तो है, या बी भी हो सकता है, बी भी एक नाम है। या हम जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम लार्ज स्केल की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर वेरिएबल के नाम का बहुत महत्व होता है स्टूडेंट्स। हम ABC तो हम बहुत छोटे लेवल की प्रोग्रामिंग के पे करते हैं, लेकिन जब लार्ज स्केल की प्रोग्रामिंग होती है तो वहाँ पर वेरिएबल्स का नाम बहुत सोच समझ के रखा जाता है। जैसे मैं STD स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम नाम का एक वेरिएबल बना दिया जो क्या करेगा? एंटायर प्रोग्राम में प्रोग्रामर को याद रहेगा, ठीक है। या यूँ मान लीजिए सेल्स बना दिया, ठीक है। तो ये सेल्स उसको एंटायर प्रोग्राम में याद रहेगा। तो प्रत्येक वेरिएबल का कोई ना कोई नाम भी होता है। तो हाँ, हमारा जो दूसरा है ये भी काम आएगा, जी बिल्कुल, नाम। वैल्यू, अब सेल्स का करेंगे क्या? सेल्स में कोई ना कोई वैल्यू भी तो डलाएंगे, तभी तो वेरिएबल बनाया हमने। आखिर वेरिएबल बनाने क्यों जाते हैं? इसके अंदर वैल्यू डालने के लिए। और ये वैल्यू जो है इनडायरेक्टली एक तरह से मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है, लेकिन हम उसको एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं? वेरिएबल बनाते हैं। तो वैल्यू भी इसके अंदर होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव, ठीक है। यानी कि एक प्रत्येक सी वेरिएबल जो है टाइप भी रखता है, उसका नाम भी होता है, उसमें वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी वेरिएबल यू कैन यूज। आप सी प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सी भाषा के वेरिएबल्स में वेरिएबल को बनाते समय काफ़ी सारे नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो उन्हीं में से एक नियम के बारे में यहाँ पर से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा चिन्ह, एक ये सब चिन्ह ही तो हैं, एक अंडरस्कोर का चिन्ह है, एक डॉलर का सिंबल है, एक एंड का सिंबल है और ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा चिन्ह आप सी भाषा के वेरिएबल के रूप में आप काम में ले सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, जब इस तरह की प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो एक चीज़ आपके मन में क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई ना कोई इसमें से एक ही चिन्ह आएगा, सारे नहीं आएंगे। तो यानी कि आपका ऑल ऑफ द अबव वाला जो विकल्प है वो तो आपके मन में से हट जाना चाहिए कि ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा, इनमें से कोई एक चिन्ह ही आएगा। यानी कि ABC, अब 3 ही विकल्प आपके पास बचे। तो अब हम बात कर लेते हैं नियम की, ठीक है। सी भाषा के वेरिएबल में केवल और केवल अंडरस्कोर का चिन्ह ही जो है काम में लिया जा सकता है, ठीक है। अब वो भी क्यों, आखिर क्यों देना पड़ा? अब मान लीजिए आपके वेरिएबल का नाम आपको कुछ इस तरह से देना पड़ा, एफ अंडरस्कोर नेम, यानी कि फर्स्ट नेम, कोमा S अंडरस्कोर नेम, यानी कि 2 वेरिएबल अलग अलग हो गए, फर्स्ट नेम और सरनेम। अब मान लीजिए मैं नेम ही रख देता तो यहाँ पर डेटा का जो और अधिक क्लियरिफिकेशन है वो नहीं हो पाता। नेम यहाँ पे हमें हमारे प्रोग्रामर को कुछ इस तरह का डेटा स्टोर कराना है जिसमें फर्स्ट नेम तो अलग से स्टोर हो और सेकंड नेम या सरनेम अलग से स्टोर हो, अलग वेरिएबल में स्टोर हो। तो उसने क्या किया, एफ नेम और एस नेम नाम से 2 वेरिएबल बनाए, लेकिन उनको वो कुछ अलग से हाईलाइट करना चाहता है, अलग से सेपरेट करना चाहता है, एफ नेम को और एस नेम को। तो उसने क्या किया, अंडरस्कोर का उपयोग किया। तो इस तरह से
वेरिएबल के नाम को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, वेरिएबल के नाम को और अधिक रिमेम्बरेबल बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, अंडरस्कोर के सिंबल को अलाउ किया। तो सी वेरिएबल में केवल और केवल आप अंडरस्कोर का वेरिएबल ही आप काम में ले सकते हैं। डॉलर और एंड के सिंबल को आप काम में नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर जो है अंडरस्कोर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका मेन जो इसमें आपको जो कंटेंट दिख रहा है वो है आपका कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, सी प्रोग्रामिंग भाषा में कीवर्ड्स का तात्पर्य है कि कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड, कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से ही मौजूद हैं। सी प्रोग्रामिंग की जो लाइब्रेरी है उसमें पहले से ही इनको स्टोर करके रखा गया है। इसी प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी में कुछ शब्दों को, कुछ वर्ड्स को जो है पहले से ही अंदर इसमें स्टोर करके रखा गया है, जिनका नाम, काम और परिणाम पहले से ही फिक्स है। आप उनको यूज में लेते हैं, यानी कि वो क्या है, रेडी टू यूज, जिनको आप केवल काम में लेते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से कितने, अब आपसे यहाँ पूछा क्या गया है कि कितने कीवर्ड्स यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग भाषा में दिए गए हैं, यानी कि ऐसे कितने शब्द हैं, कितने कीवर्ड्स हैं जो सी प्रोग्रामिंग भाषा में पहले से ही परिभाषित किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक बार पहले गौर कर लेते हैं हमारे ऑप्शंस पर, 32, 36, 15 या 42। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में केवल और केवल 32 कीवर्ड जो हैं पहले से ही रिजर्व किए गए हैं, जिनका नाम, कार्य और उनका परिणाम, यानी कि रिजल्ट, वो क्या रिजल्ट जनरेट करेंगे, वो किस पर्पस से बनाए गए हैं, किस पर्पस है तो आपको अपने प्रोग्राम में उनको काम में लेना है, ये सब पहले से ही प्री डिफाइंड है। कहाँ पे डिफाइंड है, लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारे 32। तो 32 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर इन सी प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ पूछी गई है वो है डेटा टाइप। स्टूडेंट्स, अभी मैंने इस वीडियो सेशन के पिछले क्वेश्चन में, इससे कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि एक डेटा आपका हो सकता है 2, एक डेटा आपका हो सकता है 2.2, एक डेटा आपका हो सकता है कुछ भी नाम, ठीक है, एक डेटा हो सकता है आपका मान लीजिए सिंगल ए, ठीक है। तो ये सब क्या है, डेटा के प्रकार, अलग अलग डेटा के प्रकार। 2 एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, 2.2 एक दशमलव प्रणाली का डेटा है, अखिल ये एक अलग प्रकार का डेटा है, सिंगल ए ये एक अलग प्रकार का डेटा है। तो यानी कि डेटा के टाइप, यहाँ पर देख लीजिए डेटा का टाइप ही बदल गया है। 2 एक सिंपल अंक है, 2.2 एक दशमलव प्रणाली का अंक है, अखिल एक नाम है, ए एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये हो गए आपके डेटा के प्रकार, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक समझाया है। एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहा है, हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर इन सी प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जो बताया, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से ही बताया गया है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से ही प्रीडिफाइन किया गया है कि 2 एक न्यूमेरिकल है, 2.2 एक फ्लोटिंग पॉइंट है, जो मैंने अभी लिखा था अखिल वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ए लिखा था वो एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस प्रश्न का कुछ और ही मकसद है। स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग भाषा हो या कोई सी प्रोग्रामिंग भाषा हो, 2 प्रकार के डेटा टाइप यहाँ पर बनाए गए हैं। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइन, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब तो सी प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर जो पहले से ही बता दिए गए हैं, जैसे मैंने बताया था ना आपको, 2 समझ जाएगा सी का प्रोग्राम, 2.2 उसको भी समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि यूजर खुद बताता है। जी हाँ, सी प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर यूजर खुद अपना डेटा टाइप बना सकता है, ठीक है। तो यूजर अपना डेटा टाइप खुद बना सकता है, वो सी के प्रोग्राम को बता सकता है कि इस वेरिएबल में इस पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि एक यूजर यानी कि एक प्रोग्रामर कंप्यूटर के प्रोग्राम के थ्रू
ये बता सकता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू या पर्टिकुलर मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू जाके स्टोर हो सकती है। जी हाँ, तो अब हम समझ चुके, थ्योरी हमने समझ ली। तो कितने प्रकार के डेटा टाइप्स सी प्रोग्राम के अंदर में देखने को मिले? 1 और 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने आ चुका। हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर इन सी प्रोग्रामिंग? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 प्रकार के डेटा टाइप सी प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर हैं। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि जो हमारा जो नॉर्मली अंक, दशमलव प्रणाली के अंक या कुछ जो भी हम डेटा कीबोर्ड से इनपुट कराते हैं, वो तो पहले से ही कंप्यूटर के सी प्रोग्रामिंग भाषा को बताया गया है कि वो समझ जाए। 2 लिखा है तो वो न्यूमेरिकल है, 2.2 लिखा है तो वो दशमलव प्रणाली का, यानी कि फ्लोटिंग टाइप का है ना। कोई नाम लिखा है तो उसको भी बता दिया गया है कि भाई ये स्ट्रिंग है। कोई एक सिंगल कैरेक्टर लिखा गया है तो समझ जाएगा सी का प्रोग्राम कि भाई ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रिमिटिव। और होते हैं एक दूसरे होते हैं यूजर डिफाइन, जिसमें प्रोग्रामर खुद बताता है, खुद उसको डिजाइन करता है डेटा टाइप को और अपने प्रोग्राम में काम में लेता है। तो 2 इसका आंसर, सही आंसर इसका आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट विच इज नॉट अ कीवर्ड इन सी। स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था कीवर्ड्स के बारे में कि कितने प्रकार के कीवर्ड होते हैं। मैंने बताया था कि 32 प्रकार के। तो उन्हीं 32 प्रकार के कीवर्ड्स में से आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है। तो जब आप कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उन 32 कीवर्ड्स की सूची आप अपने बुक से या जो इंटरनेट पर जो अच्छी वेबसाइट्स है वहाँ से आप देख सकते हैं। 32 कीवर्ड और उनका जो डिटेल है वो आपको निकल के आ जाएगा। तो इनमें से इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है? तो स्टूडेंट, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। इसमें आप देखते ही पहचान जाएंगे अगर आपने सी का प्रोग्राम बनाया है ना। तो देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सी का प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कहाँ से रीड होता है, कंपाइलर उसको कहाँ से एग्जीक्यूट करता है? सिंपल सी बात है, वो कहाँ से एग्जीक्यूट करता है? मेन से। यानी कि मेन एक कीवर्ड नहीं है, मेन तो एक फंक्शन है जहाँ से कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसका आंसर नॉर्मल सा हमारे सामने से अब आ चुका है। हम इसका बैकग्राउंड समझ चुके हैं इस प्रश्न का कि ये क्या पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा एक कीवर्ड नहीं है। तो इसका आंसर आएगा मेन। मेन एक कीवर्ड नहीं है, मेन तो एक फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डेटा टाइप इन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है कि इनमें से कौन सा एक डेटा टाइप है। ठीक है, तो इनम, इंट, कैरेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, इस प्रश्न में डेटा टाइप के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अभी डेटा टाइप के बारे में हमने बात की थी कि 2 तरह के डेटा टाइप होते हैं। एक तो होता है प्रिमिटिव, ठीक है, जिनके बारे में पहले से ही सी प्रोग्रामिंग के अंदर उसको बताया गया है। एक होता है जो यूजर डिफाइन, ठीक है, जिसमें प्रोग्रामर खुद बताता है कि मैंने कुछ इस प्रकार का डेटा डिफाइन किया है जो मैं कीबोर्ड से या यूजर से इनपुट में लूँगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव कौन सा है, यूजर डिफाइन कौन सा है। देखिए, 2 लिखा था आपने, वो क्या है? एक न्यूमेरिक, यानी कि उसको किस तरह से पहचानते हैं? इंटीजर से, जिसका जो शॉर्ट नोटेशन है वो है इंट। ठीक है, एक मैंने लिखा इसमें ए, तो ये क्या है? एक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया डेटा टाइप। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो इनम जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यानी कि अभी हमने जब इस प्रश्न के बैकग्राउंड को समझ लिया, इस प्रश्न की थ्योरी को समझ लिया, तो हमारे सामने इसका उत्तर क्या आया कि जब इनम भी डेटा टाइप है, इंट भी डेटा टाइप है, कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इन सी, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? तो इनम भी एक डेटा टाइप है, इंट भी एक डेटा टाइप है, कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है। तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर कंट्रोल स्ट्रिंग इंटीजर वैल्यू। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में जो चीज़ पूछी गई है वो है एक तो कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है, और दूसरा हमें जो समझना है वो है इंटीजर वैल्यू। स्टूडेंट, इंटीजर वैल्यू क्या होती है पहले हमें ये समझना होगा। इंटीजर वैल्यू का मतलब कोई भी पूर्णांक जो दशमलव रहित हो, यानी कि 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 1,00,000 हो सकते हैं, ठीक है, 1000 हो सकते हैं। तो ये हैं आपके फुल न्यूमेरिक, ठीक है, यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर। आगे बात समझ में।
अब बात आती है कंट्रोल स्ट्रिंग। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के डेटा को हैंडल करने के लिए सी प्रोग्रामिंग भाषा में कंट्रोल स्ट्रिंग्स का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपको 2 को प्रिंट कराना है तो 2 ऐसे ही प्रिंट होकर नहीं आ जाएगा, आपको उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जो है इनमें से कोई सी भी एक कंट्रोल स्ट्रिंग काम में लेनी होगी। अब वो कौन सी काम में लेनी होगी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको कीबोर्ड से स्कैन करना है डेटा को। अगर आपको स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कराने हैं तो मार्क्स एक फुल इंटीजर है, ऐसा तो है ही नहीं कि मार्क्स जो है वो 55.55 आ सकते हैं। मार्क्स तो या तो 55 आएंगे, 56 आएंगे, 57 आएंगे, 100 आएंगे, 138 आएंगे, यानी कुछ भी। तो आपको जो पूर्णांकों में अगर आपको जब इनपुट लेना होता है तो उसके लिए आपको स्कैनफ फंक्शन काम में लेना होगा। तो स्कैनफ फंक्शन के थ्रू भी आपको एक कंट्रोल स्ट्रिंग काम में लेनी होगी जो इंटीजर डेटा को हैंडल करती है। प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से भी जब आप किसी इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो वहाँ पे आपको कंट्रोल स्ट्रिंग काम में लेनी होगी जो इंटीजर टाइप के डेटा को हैंडल करती हो। तो इनमें से वो कौन सी कंट्रोल स्ट्रिंग है जो इंटीजर टाइप के डेटा को हैंडल करती है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, एक एक के बारे में बता देता हूं ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको और भी अगर पूछे जाते हैं तो आपको याद हो जाए। ठीक है, जो ये पहला वाला आंसर है %f, ये दशमलव प्रणाली वाले जो अंक होते हैं जिन्हें हम फ्लोट बोलते हैं उनके लिए काम में ली जाती है। ठीक है, अगला है %c, ये काम में ली जाती है कैरेक्टर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके काम आएगी कैरेक्टर के लिए। ठीक है, %s ये आपके काम आती है स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग किसे कहेंगे हम? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वो स्ट्रिंग बन जाती है। सिंगल कैरेक्टर, वो सिंगल कैरेक्टर ही है, उसके लिए %c काम आएगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ ज्वाइन हो गए तो वो स्ट्रिंग बन गई, उसके लिए %s काम आएगा। दशमलव प्रणाली का कोई है, मान लीजिए 5.5 है, ठीक है, तो उसके लिए क्या काम आएगा? %f। लेकिन आपको 2 प्रिंट कराना है, 2 स्कैन कराना है, यानी कि इंटीजर वैल्यू आपको अगर करानी है तो इसके लिए काम आता है आपका %d। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? %d। %d की सहायता से आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को आप कंट्रोल स्ट्रिंग आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं %d की सहायता से। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ वैलिड एस्केप सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, अब इस प्रश्न में जो मेन हमको समझना है वो है सबसे पहली बात तो एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा एक सही एस्केप सीक्वेंस नहीं है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों ना हो, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टूडेंट्स एक कमांड लाइन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ग्राफिकल यूजर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि माउस का क्लिक नहीं है, आपके पास डायलॉग बॉक्स नहीं है, तो आंसर किस में आएगा? आपका आंसर जो आएगा एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे टेक्स्ट के रूप में आएगा। ठीक है, ये टेक्स्ट के रूप में आएगा। तो क्या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से आप इस रिजल्ट को फॉर्मेटेड नहीं कर सकते क्या आप डेटा में जैसे इस तरह से नहीं लिख सकते क्या? जैसे मान लीजिए आपको एक स्कूल का प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया सी में। ठीक है, आपको जो है वो कुछ इस तरह से आपको वहाँ पे शो करना है, स्टूडेंट का नेम, ठीक है, फिर कुछ दूरी पे उसके मार्क्स, ठीक है, फिर कुछ दूरी पे उसके %। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो इस चीज़ को फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या काम आती है? आपकी एस्केप सीक्वेंस। अब ये हो गया। या मान लीजिए आपको कुछ ऐसा लिखना है कि मान लीजिए कोई लाइन लिखी, फिर अगली लाइन नीचे वाली लाइन से आए, अगली लाइन वो नीचे से आए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एस्केप सीक्वेंस, यानी कि डेटा को फॉर्मेटिंग करना। आउटपुट के समय डेटा की फॉर्मेटिंग के समय जो इसमें जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बताए गए हैं वो हैं आपके एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, अब हमारे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि विच इज नॉट अ वैलिड एस्केप सीक्वेंस, यानी कि कौन सा एक गलत एस्केप सीक्वेंस है। तो उसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। मैं आपको एक एक के बारे में क्लियर कर देता हूँ। /t ये आपको करता है टैप देता है, यानी कि टैप का मतलब जैसे मान लीजिए पहला डेटा यहाँ प्रिंट कर दिया, फिर कुछ दूरी पर यहाँ प्रिंट कर दिया, फिर कुछ दूरी पर यहाँ प्रिंट कर दिया, फिर कुछ दूरी पर, यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में अगर आपको डेटा चाहिए तो उसके लिए काम आता है आपका /t, यानी कि ये भी एक सही एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, अगला है आपका /n। ये काम आता है आपकी लाइन चेंज करने के, यानी कि न्यू लाइन पर डाटा को
प्रिंट करने के लिए या न्यू लाइन पर कर्सर को ले जाने के लिए। तो ये भी आपका एक सही एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, अगला है आपका /a। तो /a जो है ये एक डेटा को फॉर्मेट तो नहीं करता, लेकिन इसको भी एस्केप सीक्वेंस की श्रेणी में डाला गया है। ये क्या करता है, यूजर को अलर्ट करता है। ये कैसे अलर्ट करता है, एक बीप की आवाज़ निकालता है। ये क्या करता है, बीप की आवाज़ निकालता है, जिससे कि यूजर को एक अलर्ट मिल जाता है कि कब मिलता है, आउटपुट के समय। ठीक है, जब भी आप आउटपुट यूजर को दिखाएंगे तो उस टाइम एक बीप की आवाज़ आएगी। तो इसलिए इसको भी एस्केप सीक्वेंस में डाला गया है, क्योंकि ये आउटपुट से रिलेटेड एक एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, अगला है आपका /c। तो स्टूडेंट्स, /c एक किसी भी प्रकार का एस्केप सीक्वेंस नहीं है। ये किसी भी प्रकार के डेटा को फॉर्मेटिंग करने या अन्य किसी भी प्रकार की बीप की आवाज़ को निकालने का कार्य नहीं करता है। तो आपका जो आंसर है वो है /c। ठीक है, /c एक सही, एक वैलिड एस्केप सीक्वेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्केप सीक्वेंस /a यूज्ड फॉर। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल आंसर है, आपको पता लग गया /a क्या करता है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो /a जो एस्केप सीक्वेंस है इसका उपयोग क्या है। आइए हम हमारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। टू प्रिंट अल्फ़ाबेट, टू गो टू न्यू लाइन, टू साउंड अ बेल, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर आएगा, मैंने अभी बताया था। ठीक, इससे पिछले वाले प्रश्न में भी हमने समझा था। /a क्या करता है, यूजर को आउटपुट के समय एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, साउंड अ बेल। सी इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, तो जो /a एस्केप सीक्वेंस है वो क्या करता है, साउंड अ बेल ऑन द आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। स्टूडेंट्स, आइडेंटिफायर शब्द को पढ़कर आप कंफ्यूज ना हो। आइडेंटिफायर और आपका जो था वो वेरिएबल, जो हम अभी थोड़ी देर पहले वेरिएबल की बात कर रहे थे, आइडेंटिफायर और वेरिएबल एक ही चीज़ है। ठीक है, वेरिएबल, अब वेरिएबल क्या था स्टूडेंट्स, हमने समझा था, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि वेरिएबल क्या होते हैं, सांकेतिक नाम होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर की मेन मेमोरी से एक्सेस करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था a = 5, तो एक्चुअली में मेन मेमोरी में क्या गया है, 5 गया है, a नहीं गया है, 5 गया है। लेकिन 5 को एक्सेस करने के लिए हमने एक सांकेतक का काम लिया, वो सांकेतक क्या है हमारा, a। तो आइडेंटिफायर हो चाहे वेरिएबल हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब हम मेन प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल या आइडेंटिफायर को जब हम बनाते हैं तो उसके कई सारे नियम हैं। ठीक है, तो पहला नियम हमने इसी प्रश्नमाला में देखा था कि आइडेंटिफायर का जो पहला अक्षर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। एक नियम हमने ये देखा था कि हम केवल उसमें अंडरस्कोर को ही उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, और एक नियम उसका ये कहता है कि वो 32 कैरेक्टर तक की लेंथ का होता है। ठीक है, एक नियम, इसमें कई सारे नियम हैं, तो उनमें से कौन से नियम को ये तोड़ रहा है, यहाँ पर कौन सा एक गलत आइडेंटिफायर है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसमें से कौन सा आइडेंटिफायर गलत है। आइए हम एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं। इस वाले आइडेंटिफायर की बात करें तो इसका पहला अक्षर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट है, लेकिन इसमें जो है एक सिंबल काम लिया हुआ है वो है डैश। डैश का जो इसमें सिंबल काम लिया हुआ है, तो यानी कि हमारा जो पहला ही विकल्प है यही गलत है। बाकी को विकल्पों को हम देख लें तो आप देख लीजिए, इसमें जो पहला है वो अल्फ़ाबेट है, इसमें भी पहला अल्फ़ाबेट है, इसमें भी पहला अल्फ़ाबेट है। ठीक है, और न्यूमेरिक्स इसमें काम ले सकते हैं, बिल्कुल हम न्यूमेरिक काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंडरस्कोर का सिंबल हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर का सिंबल हम काम में ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो पहला वाला है इसमें डैश का सिंबल काम में लिया हुआ है, तो डैश वाला सिंबल काम आने की वजह से हमारा जो गलत आइडेंटिफायर है, गलत वेरिएबल है, वो है हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, क्योंकि इसमें डैश का सिंबल काम आया है। डैश का सिंबल यानी कि इसमें केवल एक ही सिंबल अलाउड है, वो है अंडरस्कोर। ठीक है, तो इसका जो गलत आइडेंटिफायर है वो कौन सा है, ए, क्योंकि इसमें डैश का सिंबल काम में आया है। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पे आपको एक छोटा सा सी का प्रोग्राम बना के दिया गया है और उसमें से पूछा गया है कि इस कोड का क्या आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए और आपको अगर किसी प्रकार की एरर का भी उसमें एक आपको विकल्प दिया गया हो, तो सबसे पहले आपका दिमाग एरर की तरफ ही जाना चाहिए कि क्या इस कोड सेगमेंट में कोई एरर है क्या। ठीक है, और अगर एरर के बारे में विकल्प नहीं दिया गया है तो फिर आपको उसका आउटपुट कैलकुलेट करना चाहिए या आउटपुट आपको उसमें मैनिपुलेट करना चाहिए कि क्या इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट आएगा या इसमें कोई एरर आएगी। ठीक है, चलते हैं। प्रोग्राम को मेन से स्टार्ट किया गया है जो सही है। कर्ली ब्रेसेस हैं, इसको आप कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं इस सिंबल को। ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस है, बिल्कुल सही है, और खुद ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कर्ली ब्रेसेस लगा रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात प्रिंटफ, PRINTF, प्रिंटफ स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पश्चात क्योंकि प्रिंटफ एक फंक्शन है तो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगे हुए हैं, बिल्कुल, ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगे हुए हैं, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर जो स्ट्रिंग लिखी हुई है वो डबल कोटेशन चिन्हों के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। अब डबल कोटेशन चिन्हों के अंदर वो कुछ भी लिख दे, यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने हेलो स्पेस सी, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भी सही है। ठीक है, अब उसके बाद इस स्टेटमेंट में एक मिस्टेक छोड़ी हुई है, एक गलती है। वो गलती ये है कि यहाँ पर जो है सेमीकोलन का चिन्ह नहीं लगाया गया है। ठीक है, सेमीकोलन का चिन्ह नहीं लगाया गया है, तो यानी कि अब इसमें क्या है, एक एरर। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही कहा था, जब भी आपको आपके विकल्पों में अगर एरर शब्द दिखाई में आ जाए तो आपका ध्यान पहले कोड सेगमेंट में एरर को फाइंड आउट करना होगा। तो हमने एरर फाइंड आउट कर ली। एरर फाइंड आउट क्या हुई, यहाँ पर सेमीकोलन का सिंबल नहीं लगाया गया है। ठीक है, सेमीकोलन का सिंबल ये कुछ इस तरह का होता है, सेमीकोलन का सिंबल, ये डॉट और ये। ठीक है, तो अब ठीक है, हमने एरर फाइंड आउट कर ली। अब कौन सी एरर, क्या ये सिंथेटिकल एरर है या लॉजिकल एरर है, आपको पता होना चाहिए। अब आपका अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो ये क्या है, सिंटैक्स एरर, यानी कि लिखने में की गई गलती। लॉजिकल एरर किसे कहेंगे, लॉजिकल एरर किसे कहेंगे, मान लीजिए आप करना चाह रहे थे प्लस और आपने लगा दिया वहाँ पे गुणा का सिंबल, तो आउटपुट आएगा क्या आएगा, वो मल्टीप्लिकेशन होकर आएगा। तो यानी कि आपका डिजायर्ड आउटपुट तो नहीं आया ना, प्लस होने के आना चाहिए था लेकिन मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। तो इस तरह की गलतियों को तो बोलते हैं लॉजिकल एरर। लेकिन जिसमें कुछ चिन्ह छूट जाए, कुछ सिंटैक्स लिखने में गलती हो जाए, कोष्टक छूट जाए, डबल कोटेशन चिन्ह छूट जाए, या फंक्शन के पैरेंथेसिस नहीं लगे हों, तो उसको बोलते हैं सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पर सेमीकोलन की जो त्रुटि की गई है वो कौन सी एरर के टाइप में आएगी, वो आएगी हमारे सिंथेटिकल एरर। अब व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या आएगा, सी, सिंथेटिक एरर, यानी कि सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर इसका सही आंसर है। यानी कि इसमें जो है सिंटैक्स गलत रखा गया है, तो इसके लिए चलेगा नहीं, हेलो सी प्रिंट होकर नहीं आएगा, इसमें सेमीकोलन की गलती है, इसलिए इसमें सिंटैक्स एरर है। इस वीडियो लेसन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेसन्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ANT वीडियोस। थैंक यू।